एक बार फिर से एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट और विकास। इसमें हम लोग कुछ हिस्सा को पिछले देख लिए थे, जिसमें से और कुछ रिकॉल करवाना चाहते हैं जो कि स्टेटमेंट आया है कुछ कुछ और, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, मगर अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में नहीं जानते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो उत्पादन, वितरण और खपत, ये 3 चीज़ का मुख्य सामाजिक व्यवस्था होती है। और इसके अंतर्गत क्या होती है, देश और क्षेत्र के विकास जो है विशेष अर्थव्यवस्था को एक गतिज ऊर्जा स्थापित करती है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी देश या किसी भी परिवार या फिर किसी भी सदस्य या फिर किसी भी व्यक्ति के, ये 3 मुख्य फैक्टर होती है जिसके माध्यम से हम लोग उसके विकास के बारे में चर्चा करते हैं। और हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर बात ज़िक्र करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से माने या ना माने, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है वो हमारा आंकड़ा जो बताता है वो भारत का 7वां स्थान बताता है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है यह हमारा विश्व का दूसरा स्थान बताता है। और अगर भौगोलिक क्षेत्र में माना जाए देश का, तो हमारा विश्व का 2.42% जो है वो हमारा भारत का क्षेत्र है। और जिसमें से हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अब भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या अगर विश्व में देखा जाए तो हमारा भारत का जो है वो 17% का भाग का करता है, वो शरण प्रदान करता है। इसमें हम लोग और कुछ भी देखेंगे, बहुत सारा कुछ देखेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे कुछ आंकड़ा को विश्लेषण करते हैं जो कि 1991 1991 ईस्वी 1991 ईस्वी में जो है वो हमारा भारत में अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा उदारीकरण की दृष्टि से सुधार, और जिसमें से बहुत सारे हंगामे भी हुई थी अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसमें। और बहुत ज़्यादा तेज़ भी हमारा 1991 से जीडीपी या फिर जीडीआई का जो आंकड़ा बताती है वो हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आगे दिख रहा है। इसमें से हम लोग विभिन्न आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था कब, 1991 ईस्वी में, जब इसका बहुत तेज आर्थिक गति में प्रगति हो गया था। उदारीकरण और आर्थिक स्थिति के आर्थिक सुधार में नीति के उस समय लागू की गई थी। उस समय क्या देखा था, भारत जो है वो विश्व का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ देखने को मिला था। हम लोग कुछ दिन के बाद क्या पता चला था कि पाँचवीं जो है वो हमारे भारत जो है विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। 2017 का अगर आंकड़ा देखें, 2017 का आंकड़ा देखते हैं हम लोग, 2017 की अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो इसमें बहुत सारा जो है वो सांकेतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें विश्व का जो है वो 5वां स्थान था हमारा। और 2000 यही इसी का 2014 में अगर देखते हैं, 2000 2014 की रिपोर्ट 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो विश्व बैंक के द्वारा जो है एक जनगणना को किया गया था, जिसमें से क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर देखेंगे तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। कितना, तीसरा सबसे बड़ी, कब, 2014 2011 की रिपोर्ट 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें हम लोग और देखेंगे तो बैंक के अगर इंटरनेशनल कंपोजिशन कंपैरिजन प्रोग्राम अगर 2011 में अगर देखेंगे कि 2011 में राउंड अमेरिका चीन के बाद जो है वो तीसरा सबसे बड़ा स्थान था। तीसरा क्या था, तीसरा सबसे बड़ा स्थान था इसमें। 2000 सबसे पहले क्या था, अमेरिका, दूसरा था चाइना और तीसरा था हम लोग का भारत। यदि ये जो है वो 2005 का अगर आंकड़ा देखे जाए तो उस समय का स्थिति जो था हमारा भारत का वो 10वां नंबर पे था। यानी 10वां से लेकर तीसरा पायदान पे आ गया था उस समय। 2003 और 2004 में अगर विश्व का जो देखेंगे तो वो 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कब, 2003 और 2004 में अगर देखेंगे तो 12वीं सबसे बड़ी, 12 से 10, 10 से 3, और कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, वो सबसे बड़े विश्व में देखा गया। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं और इसमें हम लोग देखेंगे तो 2013 के आधार पर अगर देखेंगे तो देशों के रैंकिंग में अनुसार जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुसार से अगर देखेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है वो 10, और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार अगर विश्व में देखेंगे तो 161वें स्थान पर थे। कब है, 161वें स्थान पर। 2003 में देखेंगे तो ये जो था आंकड़ा 143वां स्थान में था। अगर भारत का अगर विकास की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत की आर्थिक विकास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही माना जाता है, उस समय से ही शुरू हुआ था। और उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में खोज भी की गई थी। उस समय सिक्कों की ढालना भी स्टार्ट कर दिया गया था लगभग 600 ईसा पूर्व पहले। और यातायात की प्रगति का भी आधार हो गया था उस समय।
और हम लोग देखेंगे बहुत सारा कुछ उस समय विकास भी हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। और इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ 1991 के बाद अगर आंकड़ा देखें इसमें, तो बहुत सारा तेज से क्या हुआ है, इसका उन्नति हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ा हुआ है इसका। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीडीपी अगर देखते हैं, इसमें जीडीपी जो है, इसमें दो फैक्टर को देखा जाता है। एक राष्ट्रीय आय को अगर देखने के लिए एक तरीका होता है प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें जीडीपी को देखा जाता है। सबसे पहला जो होता है वो जीडीपी होता है, दूसरा होता है जीडीआई। जीडीपी का मतलब जो होता है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है, और जीडीआई का मतलब होता है सकल घरेलू आय होता है। और ये जो होता है वो जीडीपी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीडीपी का, क्या देखेंगे, जीडीपी का। जीडीपी में कौन कौन फैक्टर को ऐड किए जाते हैं और जीडीपी किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले उपभोग, यानी जितना भी प्रोडक्टिव हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। फिर कितना उसमें निवेश करते हैं, सरकारी खर्च कितने होते हैं। ये तीनों को ऐड करने के बाद जो आयात निर्यात में जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, जीडीपी में हम लोग उपभोग जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, जोड़ सकल निवेश, जोड़ और क्या देखेंगे, सरकारी खर्च। सरकारी खर्च, और इसमें फिर एक ऐड करते हैं क्या, निर्यात से आयात को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारा निकल जाता है जीडीपी। ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ देखेंगे, और इसमें से आंकड़े के प्रदर्शित इकोनॉमिक्स में, जो कि हम लोग उच्च क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अभी हम लोग एग्जाम के माध्यम से इस तरह नहीं होता है। अगर मेन चीज़ देखा जाए, जीडीपी का जो स्कोरिंग किया था 1991, यानी 1991 जब उदारीकरण हुआ था हमारा देश का, 1991 इस समय का आंकड़ा हमारा प्रदर्शित करता है कि बहुत तेज़ी से जो है वो हमारा जीडीपी में ग्रोइंग हुआ था, यानी बहुत तेज़ी से 2000, यानी सॉरी, कहने का मतलब है 1991 के बाद जो हमेशा जो है जीडीपी हमेशा ऊंची की ओर पैदान पे रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी देखेंगे किस प्रकार से था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जानने, और इससे पहले हम लोग थोड़ा-सा एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें औसत आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में ज़िक्र करेंगे थोड़ा-सा नीचे। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, वो वैश्विक निर्यातों और आयातों के भारत का हिस्सा जो होता है, वो 2000 ईस्वी में जो था, वो 0.7% से 0.8% था। यानी 2000 का आंकड़ा अगर देखा जाए 2000 ईस्वी को, तो उस समय हमारा जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हिस्सा था वो कितना था, 0.7% और 0.8%, यानी इन दोनों के बीच में हुआ करता था। ठीक है। अभी जो है वो 2000 बढ़कर 2013 में अगर आंकड़ा देखें, 2013 में, तो 2013 में इस आंकड़ा को जो है वो छू गया था 1.7% और 2.5% के बीच में। ठीक है। इस समय हुआ करता था। उस बहुत सारा कुछ सुधार होने के बाद 2001, 2000, उस समय अगर टोटल देखा जाए 2000, यानी 2000 और 2001 के जो स्थिति में देखेंगे, तो उस समय जो था वो 21.8% था। कितना था, 21.8% से बढ़कर वो 2013, यानी 2013 और 2014 में देखेंगे तो इसका जो हुआ है वो 44.1% जाना जाता है जीडीपी। इसमें और एक चीज़ देखेंगे, और औसत आय। औसत आय तो हम लोग निकाल के थोड़ा सा देखते हैं इसमें। औसत आय जो होती है वो किसी भी राष्ट्रीय आय का जो है वो जनसंख्या से भाग देने के बाद हमारा औसत आय निकलती है। इसमें देखेंगे दो तालिका दिया हुआ है, दो देश के बारे में जिक्र किया गया है इसमें से। एक क्या है, क है और एक ख है। इसमें से हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला जो है इसमें 2012 में नागरिकों की मासिक आय जो थी, वो पहला का कितना था, दो, खंड ए में 5 व्यक्ति है जिसमें से पांचों का अलग अलग इनकम है, जो कि पहले का है 9,500, दूसरा का है दूसरा देश में है 500। इस तरह का आंकड़ा देश का अगर हम लोग देखेंगे, तो देश का क्या करेंगे, अगर औसत आय निकालनी होगी तो इन सभी को जोड़ देने के बाद डिवाइडेड हम लोग 5 से कर देंगे, तो मेरा औसत निकल जाएगा। औसत निकालने का फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे इसमें। और
इसमें हम लोग देखेंगे क्या विकास का लक्ष्य भी क्या होता है, भिन्न-भिन्न होती है, विरोधी होती है और किसी का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य किसी के सामने पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, किसी का नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी नदी पे अगर बाँध बनाना है, तो बाँध बनाने में क्या होता है, वहाँ के किसानों को विस्थापन के कारण क्या हो सकती है उसमें कारण बन सकता है कि किस प्रकार से रहना है, नहीं रहना है उसके बारे में। और आर्थिक विकास को अगर देखेंगे इसमें तो ये प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है कि प्रति व्यक्ति आय जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से हमारा ये भी आपका रहेगा। इसमें हम चित्र में देख पा रहे हैं कि गरीब, विहीन और अमीर व्यक्ति का किस प्रकार से हम लोग रहन-सहन होता है। जिसमें से क्या होता है कि क्षेत्र संख्या ज़्यादा होने के बावजूद क्या होता है उसमें सुविधा कम होती है। तो वो हमारा एक गरीब विहीन का उदाहरण देख सकते हैं और एक क्या है यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरा विधि व्यवस्था के साथ ये लपेटा हुआ है, अकेला 4 कुर्सी में। तो एक क्या कह सकते हैं इस पे, एक विकसित देश का महाराजा कह सकते हैं इसको। और हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास में हम लोग क्या देखेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति आय के रूप में इसमें क्या करती है, दिनों-दिन बढ़ती जाती है। तो आर्थिक विकास सबसे पहले आर्थिक विकास इस क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसमें क्या होता है कि सबसे पहला तो एजुकेशन का साक्षरता अनिवार्य होना चाहिए। एजुकेशन क्या होना चाहिए? होना चाहिए। इससे क्या होता है पहला पॉइंट आपका निकल के आता है, अगर किसी भी आर्थिक व्यवस्था को अगर देखेंगे तो इसमें क्या निकल के आएगा? फिर मैं आगे की बात करूँ तो आय और उनके मापदंड किस प्रकार से की जाती है। जब हमने व्यक्तियों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो हम लोग अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ अलग-अलग समानता और एक दूसरे को किस प्रकार से भिन्न समझा जाता है और किस प्रकार से उसकी इनकम होती है, उसकी औसत इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। इसमें 3 राज्यों के बारे में ज़िक्र किया गया है जो कि 2015 और 16 के आंकड़े को दर्शाया गया है। हरियाणा में 1,62,034 रुपया, केरल में 1,55,516 रुपये और बिहार में 34,168 रुपया, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि आर्थिक विकास जो होती है, वो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता का अनिवार्यता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि फ़ायदेमंद क्या-क्या हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा-सा कि इससे ज्ञान की एवं दक्षता की प्राप्त होती है। इसमें अगर शिक्षित होती है, साक्षरता होती है तो रोज़गार के स्तर बढ़ेगा। नई तकनीकों के ज्ञान और उसका स्तर और प्रयोग वो बढ़ता चला जाएगा और लोगों के बीच में क्या होगी, स्वस्थ पर्यावरण आदि की जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। नए-नए उद्योगों के स्थापित करने में क्या होती है, क्षमता मिलेगी अगर उसमें। अब हम लोग देखते हैं तालिका नंबर 1.4 में हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े जो है वो आपका दिया हुआ है इसमें से। सबसे पहले अगर साक्षरता दर देखें तो अभी भी केरल में जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है और जहाँ साक्षरता दर होगी वहाँ पे आपका मृत्यु दर भी क्या होगी, वो कम होगी और उसी का एक होता है विकास का एक सबसे बड़ा जरिया होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, हल्का सा जिक्र करते हैं कि देश की आय किस प्रकार से होनी चाहिए। किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय होती है जिस पर कि कुल उस पे क्या होती है, इसमें देश की कुल आय होती है। और इसमें देश की कुल आय के बारे में अगर ज़िक्र करें तो इसमें देशों के मध्य में विकास मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं और इसमें देशों के मध्य विकास को मापने वाले के लिए जो है औसत के साथ सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती है, जन्म एवं मृत्यु दर हो जाती है और साक्षरता दर हो जाती है, जीवन प्रत्याशी हो जाती है, प्रदूषण मुक्त वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, देश की औसत आय की गणना हम लोग विभिन्न तरह से देख चुके हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी गणना की जाती है देश की आय के बारे में, तो इसमें प्रत्येक देश की आय की गणना जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर यानी डॉलर पे की जाती है और की जानी भी चाहिए, ताकि उस पे वैल्यूएशन लगाया जाता है किसी भी देश के रुपयों के साथ। एक विकासशील देश और विकसित देश में किस प्रकार से विशेषताएं होती है, उसमें हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। एक जो 2-3 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है इस बुक पे, इस बुक से पहले थोड़ा-सा एक चीज़ और ज्ञान दे देता हूँ कि एक विकासशील और एक विकसित देश में मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। विकसित देश वैसे देश को कहते हैं जो पूर्ण रूप से उस पे जो विकास की क्राइटेरिया होती है, जो क्षेत्र होता है, वो पूर्ण रूप से उसका हो गया होता है।
और विकासशील का मतलब होता है उस चीज़ को, लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाना पड़ रहा है, उस प्रक्रिया पे वो गुजर रहा है, उसी को हम लोग विकासशील देश के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एक विकसित देश होने के लिए एक साक्षरता का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और उससे क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर को सुधार की जा सकती है। हम लोग देखेंगे विकसित देश में क्या क्या होती है। तो विकसित देश में जो विशेषताएं होती है, मुख्य रूप से नई तकनीक और विकसित उद्योग खोज होता है, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है वहाँ पे, और वहाँ के व्यक्तियों की क्या होती है, उच्च आय होती है। प्रति व्यक्ति आय भी क्या होता है, हाई लेवल पे होता है। साक्षरता दर तो खैर ऊंचा ही रहता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी जन्म दर की अपेक्षा जो है मृत्यु दर पर क्या होती है, नियंत्रण होती है। अब विकासशील देशों में क्या होती है, औद्योगिक रूप से हमेशा पिछड़े हुए रहते हैं, साक्षरता दर पे कमी आती है, प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, रहन सहन एक नॉर्मल होता है, और बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अधिक मृत्यु दर भी होती है वहाँ पे। राष्ट्रीय हम लोग देख लिए थे। अब प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम लोग पिछले भी देख चुके थे कि सभी को जोड़ने के बाद क्या होती है, संख्या से भाग देने पर क्या होती है, वो हमारा औसत आय निकल जाता है इस पे। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी उसी तरह से निकलता है। प्रति व्यक्ति आय और औसत आय एक ही है। इसमें हम लोग देखेंगे हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े जो कि दिया हुआ है, वो एक 1000 व्यक्ति पर 2015-16 में एक आंकड़ा दिया हुआ है। शिशु मृत्यु दर जो था वो हरियाणा में 36 था, यानी 1000 में 36। केरल में कितना था, 1000 में 12, और बिहार में कितना था, 1000 में 42। साक्षरता दर कितना थी 2011 के अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए सर्वे में, तो हरियाणा का 82%, और केरल का 94% और बिहार का 62%। नेवल उपस्थिति अनुपात जो है 100 व्यक्ति की अपेक्षा 14-15 साल के अगर देखा जाए इसमें, तो 61, केरल का 83, और इसमें कितना था, बिहार का आपका 43। ऑटोमेटिक सी बात है, जहाँ पे अगर स्वास्थ्य की दर अगर बढ़िया होती है, जहाँ मृत्यु दर कम होती है, तो वहाँ ऑटोमेटिक आगे विकास होना तय है। और इसमें बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, इसमें देखने की ज़रूरत है। और ये अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सार्वजनिक सुविधाएं किस प्रकार से की जाती है। सार्वजनिक सुविधाएं जो होती है वो किस प्रकार से होती है, इसमें किस किन लोगों के लिए होता है, यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा गया रुपया ही वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है, वही हमारा सार्वजनिक सुविधा है। नागरिक किसी भी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बाकायदा क्या करती है कि आय के पूर्ण संपूर्ण रूप से क्या होती है, सूचक नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ भौतिक से क्या हो सकती है, बहुत सी मानसिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं हैं सिर्फ, और हम लोग मुद्रा के रूप में उसको मुद्रा से हम लोग खरीद सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इस प्रकार से आती है प्रति व्यक्ति आय। जब देश के कुल आय की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो राशि आय मिलती है। शिशु मृत्यु दर जो होती है वो 1000 पे उस पर आंकड़ा निकाला जाता है। और साक्षरता दर क्या होती है, ये दिया हुआ है आपका नेवल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग थोड़ा सा मानव विकास का सूचकांक जो है वो एक दिया है इस पे। एक दिया हुआ है कार्यकलाप 2। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर जो है पुरुष में 76%, महिला का कितना है 54%। इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें देखने की ज़रूरत है इस पे। और देखिए हम मेन इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये है, मानव विकास रिपोर्ट। इसके अनुसार से किस प्रकार से निकाला जाता है। अभी जो है वो हमारा मानव विकास सूचकांक की गणना अगर देखा जाए तो भारत का जो है वो 136वां अंक है। कितना है, 136वां स्थान है। विश्व में कितना है, 136वां स्थान है हमारा विकास सूचकांक का, भारत का स्थान। एक बार किसी बात को समझ लेने के बाद क्या होता है कि समझ में यद्यपि वो महत्वपूर्ण होता है, यदि विकास का क्या होती है स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड होता है, जो कि हम लोग जीडीपी और जीडीआई के थ्रू से हम लोग देख लेते हैं। साक्षरता दर, मृत्यु दर, ये सब सारा चीज़ विकास का एक प्रमुख अंग होता है, उसमें देख लेते हैं। अब 2014 के भारत में उसके पड़ोसी देशों के कुल आंकड़े जो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो कि श्रीलंका और भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जो दिया हुआ है इस पे। ठीक है, अब आते हैं विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है, क्या किसको कहते हैं, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। विकास की धारणीयता का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा के, और वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरत के साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पे ध्यान रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास की धारणीयता।
विकास की धारणता और विशेषताएं क्या होती है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जैसे कि भूमिगत जल हो, वर्षा का जल हो, या फिर किसी भी सुविधाएं हो जो कि पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे कुछ आते हैं जो कि नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं करना चाहिए, और वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद होना चाहिए, जो कि हमारे आगे के दिनों में क्या होना चाहिए, ज़रूरत पड़ सके। संसाधनों का पुनः प्रयोग के चक्रीय प्रभाव को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। दो चीज़ क्या देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन और एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि भूमिगत जल के नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण होता है, और फसल और पौधे की तरह इन साधनों का करता है पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ भी हम कई साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रहा पुनः पूर्ति के अधिक प्रयोग करते हैं तो इस साधन को अति उपयोग कर सकेंगे। गैर नवीन संसाधन में हम क्या क्या कौन चीज़ आएंगे, जैसे कि गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जो कुछ वर्षों का प्रयोग के पश्चात वो क्या करता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? वो समाप्त हो जाती है। उसका भंडार ही क्या होता है, एक निश्चित भंडार होता है जो कि हम लोग यूज करने के बाद क्या होता है, वो पुनः प्राप्ति की और पुनः पूर्ति के लायक वो नहीं होती है, पुनः पूर्ति के लायक वो नहीं होती है। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग, गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, उदाहरण के लिए जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, शीशा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस तरह से जितना भी है ये सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका, गैर नवीन संसाधन। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं इस पे। एक आता है आपका अभ्यास के दौर में। सामान्यतः पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा दो तीन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामान्यतः किसी देश की विकास किस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए? तो हम लोग देख चुके थे किस प्रकार से होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, औसत साक्षरता दर भी होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी ये तीनों चीज़ आपका फैक्टर स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन चौथा की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति में है भारत से बेहतर है? अब भारत से बेहतर किसको माना जाएगा? तो हम लोग थोड़ा सा आंकड़ा में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग का जो है लिहाज किस स्थिति पे देखा है, मानव विकास के लिहाज पे। मानव विकास के लिहाज पे अगर देखेंगे तो हमारा जो है वो 73। तो इसमें कितना है हमारा, श्रीलंका, यानी कुल मिलाकर हमारा देश पूछा है तो हमारा जो है आंसर श्रीलंका पे जाएगा। किस पे जाएगा? श्रीलंका पे। ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, मान लीजिए कि किसी देश के चार परिवार हैं। इसमें से पहला परिवार औसत कितना दिया हुआ है, 5,000। ये एवरेज दिया हुआ है आपका 5,000। अगर तीन परिवारों का औसत दिया हुआ है जिसमें से 4,000 पहला का है, 4,000 दूसरा का कितना है, 7,000, तीसरा का कितना है, 3,000, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 0, 0, 0, 7, 3, 10, 14, यानी 14,000। और एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 5। और कितना फैमिली है, 4। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 20,000। 20,000 आने के बाद ही हमारा एवरेज जो है वो 5,000 निकलता। तो 20,000 से 14,000 को क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, तो वो चौथा का मेरा निकल जाएगा। यानी कितना निकलेगा, 6,000। यानी आंसर, यानी 20,000 में क्या करेंगे, 14,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आपका बचेगा 6,000, जो कि आपका आंसर नंबर डी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसरों का, सारे क्वेश्चनों का सॉल्व हम लोग कर लेंगे। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।